आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो यहाँ डीकेटी टीम ने मुझे आने का अवसर दिया, उसके लिए डीकेटी टीम का धन्यवाद। मेरा नाम जीएन शास्त्री है। मैंने हाल ही में जो अभी 21 जुलाई को यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई की है। इसमें मेरा जो नंबर रहा है वह 99.67% के साथ 220 अंक आए हुए हैं। मेरा मुख्य सब्जेक्ट संस्कृत रहा है, बाकी कॉमन सब्जेक्ट सभी की तरह मेरा भी रहा है। यहाँ पर हम इसी की विशिष्ट चर्चा करेंगे और उस स्मार्ट स्ट्रेटजी को समझेंगे, बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी भी जर्नी सरल और सुगम हो सके। पेपर 1 के लिए बुक्स, रिसोर्स आदि की बात करेंगे। पेपर 2 के लिए बुक्स, रिसोर्स आदि की बात करेंगे। मैंने कैसे प्रिपेयर किया है उसको भी बताएंगे। मैंने कितने दिन में किया है उसको भी बताएंगे। इन सभी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम मेरा नाम जीएन शास्त्री है। इसी नाम से मैं यूट्यूब आदि पर भी प्रसिद्ध हूँ और अध्ययन अध्यापन भी कराता हूँ। इस जर्नी को जब मेरा आरंभ करने का कारण क्या है और मेरे अध्ययन कहाँ से हुआ है, इसकी चर्चा करें तो मैंने आरंभिक अध्ययन 11वीं 12वीं क्लास से ही संस्कृत का अध्ययन करना आरंभ किया था। 11वीं 12वीं क्लास के बाद शास्त्री मैंने संस्कृत व्याकरण से किया है। उसके बाद एमए में भी मैंने संस्कृत से किया है। इकोनॉमिक्स से भी मैंने एमए किया है। मेरी बीएड रनिंग है अभी, और इसी सभी के साथ ही साथ मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है। 2020 से मैंने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की और उसी के 2 साल बाद मैंने 2022 से यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के लिए भी पढ़ाना स्टार्ट किया। ये सब बताने का कारण यह है कि ये जो मेरा पूर्व का अध्ययन रहा, इसने मेरे सेकंड पेपर संस्कृत के लिए काफी योगदान किया और उस कारण मेरी सफलता और जल्दी से सुनिश्चित हो पाई, जिसके लिए लोगों को समय लगता है। तो संस्कृत का मेरा बैकग्राउंड ठीक से था। यूपीएससी के बाद यूजीसी में आने का सीधा साधा कारण था कि मेरी बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी और यही सोच करके कि इसमें फेलोशिप हो जाएगी, उसके कारण हम इसमें आ पाएंगे और अच्छे से यूपीएससी का अध्ययन कर पाएंगे, जो कि मेरा जो मैंने सोचा वह लक्ष्य भी प्राप्त में कर सका। कोचिंग आरंभ करने का भी यही था कि चूंकि आर्थिक समस्या थी तो उसके कारण हमने कोचिंग भी आरंभ की। लेकिन इन सब के चलते फिर हमने अभी यूजीसी की तैयारी विगत 6 महीने से आरंभ की और साथ में यूजीसी को पढ़ाना भी आरंभ किया, बैच भी आरंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी पढ़ाया, वहां मूल बुक्स आदि को भी पढ़ाया और मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है। अब इस 6 महीने के दौरान जो मैंने मेहनत की, मेरे स्वास्थ्य की भी काफी समस्याएं हैं, तो वो सब ठीक है। उन सभी के बाद भी हमने जो सफलता हासिल कैसे की 6 महीने में, अब मैं प्रथम पेपर की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर बताना आरंभ करता हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए सबसे पहले क्या मैंने किया और क्या आपको करना चाहिए वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने पेपर 1 का सिलेबस लिया। सिलेबस में आप सभी को मालूम है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 अंक का होता है। इसमें 10 यूनिट होती है। कहा जाता है 5 क्वेश्चन सभी यूनिट से होंगे, लेकिन इधर उधर होता रहता है, कभी किसी यूनिट से 3 क्वेश्चंस तो कभी किसी से 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर ये आप जानते होंगे जो 46वें नंबर के क्वेश्चन से 50वें नंबर का क्वेश्चन होता है, वहां पैराग्राफ रहते हैं, 5 क्वेश्चंस रहती हैं, वो आप सभी सामान्य तरीके से ठीक कर जाते हैं। शुरुआत के 5 क्वेश्चन से डीआई के रहते हैं, जो मैथ से संबंधित होते हैं और लाभ हानि परसेंटेज आदि से, औसत वगैरह से वो होते हैं। यानी कि यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है और पहले पेपर में बेहतर अंक लाना है फर्स्ट पेपर के लिए, तो आपको ये 10 क्वेश्चंस सबसे पहले तैयार करके रखना होंगे। मैंने इन्हीं पर किया काम और मेरे हमेशा 10 में से 9, कभी 8 क्वेश्चंस सही हुए। जब ये आप कर लेते हैं तो बाकी बचता है 40 अंक का पेपर। यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कम पढ़ करके भी बेहतर अंक ला सकते हैं। मेरे इस बार मैंने 2 सब्जेक्ट से यूजीसी दिया था। एक तो इंडियन नॉलेज सिस्टम आईक्यूएस से, जिसमें मेरे पेपर 1 में 33 क्वेश्चन सही थे, और एक संस्कृत का, उसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही थे। जबकि मैंने कंप्लीट पेपर 1 को यहाँ अध्ययन नहीं किया है, मैंने कुछ ही यूनिट अध्ययन की थी, 5 से 6 यूनिट, तब भी मेरा नंबर हमेशा बेहतर स्कोर बना है। तो मैंने और भी यूनिट आप करेंगे तो और भी बेहतर स्कोर ला सकते हैं, 35-40 स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसके बाद 40 क्वेश्चंस के लिए अब यूनिट पढ़ना है, तो मैंने वो यूनिट को पीवाईक्यू के आधार पर समझा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे शोध, शिक्षण अभिवृत्ति प्रथम यूनिट, शोध अभिवृत्ति सेकंड यूनिट। इस तरीके से आपको सिलेबस को लेकर के चलना है और आपको सिलेबस के आधार पर ऐसे ही आईसीटी, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, संप्रेषण,
ये जो यूनिट है, इसके अलावा रीजनिंग, इन्हें सबको मैंने सबसे पहली महत्ता दी और इन्हीं को मैंने तैयार किया। इसको तैयार कैसे किया, यानी कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ कि आपको जो यूनिट लेकर के चलना है उनको लेकर के चलना है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आते और जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, उनको लेकर के चलना है। ऐसे आपको 5-6 यूनिट सबसे पहले वही करनी है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहली यूनिट से लगभग क्वेश्चन बार बार देखे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कठिन स्तर के देखे जाते हैं, तो अच्छे से समझना है। जैसे हम शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिसे आप शोध अभिवृत्ति कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। हायर एजुकेशन 10वीं यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं यूनिटों को आपको सबसे पहले करना है। पर्यावरण का पोर्शन हो गया आपका, रीजनिंग का पोर्शन हो गया, हर बार क्वेश्चन देखे जाते हैं। उसके बाद आप और भी चीजों को करेंगे जो कम थोड़ी सी पूछी जाती है। इसके लिए आपको बुक क्या फॉलो करनी है, बुक की बात कर लेते हैं पेपर 1 के लिए। तो आपको बुक के तौर पर यहां पर जो मैंने फॉलो की है वो केवीएस मदान की बुक को अपने साथ रखा। उसको इसलिए रखा चूंकि उसमें वो स्मार्ट तरीके से तो नहीं लिखी गई है कि पॉइंटेड लिखी गई हो, इंपोर्टेंट चीजें लिखी गई हो, हाँ, लेकिन उसमें चीजें काफी कुछ कवर रहती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा सबसे बेहतर है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उपयोगी भी है। इसके साथ कंप्लीट बुक से कवर नहीं होगा पेपर 1, आपको कई और सोर्स की ओर जाना पड़ेगा, टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा। जिसने कभी संज्ञानात्मक विकास नहीं समझा वो कैसे समझेगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। बुक से थोड़ा सा नए नए सिद्धांत, जीन प्याजे हुए, आदि एलन गेज हुए, इन सबको पाश्चात्य विद्वानों को समझना थोड़ा जटिल होता है। इसलिए मैंने कुछ कुछ यूट्यूब की सहायता ली। हालांकि यूट्यूब की समस्या भी यही थी कि भाई किसी ने पहली यूनिट के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए, 4-5, किसी ने सेकंड के किए, यानी कि कुछ कुछ यूनिट का, तो इसके लिए भी थोड़ा सा खोजबीन करना पड़ सकती है। हालांकि अब तो मैं ही पेपर 1 एकदम निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग जीएन शास्त्री सर्च करके मुझसे भी पेपर 1 के लिए सहायता निःशुल्क ले सकते हैं। तो मैंने ये किया। कई सारे यूट्यूब, जैसे यूट्यूब का नाम यदि मैं बताऊं तो कुछ कुछ उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर मिले हैं, कुछ कुछ कुमार भरत के भी पर मिले हैं, लेकिन ये लोग कंप्लीट नहीं कराते हैं, किसी ने भी लगभग नहीं कराया। चूंकि ये सभी लोग बैच कोर्स जारी करते हैं, तो कोर्स में ही लगभग हो सकता है कंप्लीट कराते हूँ, बाहर तो नहीं ही कराते हैं। तो कुछ कुछ पोर्शन ऐसे किया मैंने। गूगल का उपयोग यहाँ पर किया, चैट जीपीटी का यहाँ पर उपयोग किया। इन सभी की सहायता से भी मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स के नोट्स प्रिपेयर किए। अब ये क्या किया मैंने, केवीएस मदान की बुक से, यूट्यूब से कुछ कुछ सहायता लेकर के, कुछ गूगल से, कुछ चैट जीपीटी से हैंड रिटन नोट्स बनाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया कि 5 से 6 पेज के केवल मात्र शॉर्ट नोट्स बनाए केवीएस की मदान की बुक से भी इंपॉर्टेंट तथ्य निकाल करके। जैसे शिक्षण अभिवृत्ति का 5-6 पेज का नोट्स, शोध अभिवृत्ति का 5-6 पेज का नोट्स, ऐसे ही रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को वहां शॉर्ट नोट्स बना लिया। हायर एजुकेशन का शॉर्ट नोट्स, एनवायरमेंट का शॉर्ट नोट्स, आईसीटी का शॉर्ट नोट्स, यानी कि सभी का मैंने मात्र 40 पेज का मात्र नोट्स बनाया पेपर 1 के लिए। और उसी का रिवीजन करके मैं बार बार जाता था। मैंने कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा दी है, अलग अलग विषयों से, कभी इकोनॉमिक्स से दी है, आईकेएस से दिया है, और संस्कृत 25 कोड से दिया है, संस्कृत 73 कोड से दिया है। इन सब में एक बात कॉमन रही है, मेरे पेपर 1 में हमेशा अच्छे नंबर रहे हैं। पेपर 2 चूंकि विषय का होता है, तो जिस विषय को नहीं पढ़ा होता है उसमें नंबर नहीं आते हैं। इस बार भी मेरे आईकेएस में 152 नंबर आए हुए थे। तो चूंकि फर्स्ट पेपर में ही अच्छे आए थे, सेकंड आईकेएस तो केवल देखने के लिए दिया था, इसलिए कम आए थे। तो संस्कृत का पेपर में मेरे अच्छे नंबर हैं, 80 क्वेश्चन सही है 100 में, और 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही है। इन दोनों को मिलाकर के ही मेरे 220 अंक हो गए, यानी कि 110 क्वेश्चन सही। तो पेपर 1 के लिए मैंने आपको, अब इसके साथ सबसे बड़ा जो आपको करना है, मैंने बुक बताया एक, मैंने कुछ यूट्यूब का बताया, मैंने आपको ये भी बताया यहाँ पर कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं जो सबसे ज्यादा आपको काम आएंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू आपके लिए ब्रह्मवाण है, जो दिशा दिखाती है कि आपको कितने गहराई में किसी टॉपिक्स को पढ़ना है, उस गहराई के साथ किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। यूजीसी की सोच या दृष्टिकोण या एप्टीट्यूड क्या है, यूजीसी का जो पीवाईक्यू पूछने का पैटर्न है, उस आधार पर आप उसकी सोच या दृष्टिकोण को समझ करके आगे भी अभिकल्पना कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि कैसे आगे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, कैसे पैटर्न बदल रहा है। इन सभी को पीवाईक्यू के आधार पर समझना है। पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक आप यूथ कंपटीशन की ले सकते हैं, जो मैंने यूज की है पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। उसमें क्या होता है, ईयर वाइज, पेपर 1 के लिए तो टॉपिक वाइज है कि आपने शिक्षण अभिवृत्ति
यूनिट पढ़ा है उसके अंतर्गत आपने कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे। शिक्षण के स्तरों में आप जब पढ़ेंगे वहां, तो वहां स्तर के अकॉर्डिंग शिक्षण के स्तरों से पीवाईक्यूज वहां पर दिए हैं, यानी कि टॉपिक वाइज कर रखे हैं उसने, यूनिट वाइज नहीं, यूनिट के अंतर्गत भी टॉपिक वाइज, सब टॉपिक्स वाइज। तो वो अच्छी बुक है, तो उसका मैंने प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर भी सीरीज चलाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, और आप सेम से भी कर सकते हैं, वो और अच्छा है, दोनों कर सकते हैं आप। ये आपको करना है, यानी कि मेन बुक्स, मदान की बुक्स लग सकते हैं पेपर 1 के लिए, यूनिट वाइज सिलेबस कवर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है उनको सबसे पहले करना है, पीवाईक्यू से क्या समझना है वो भी मैंने आपको बताया है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वही अंतिम समय में रिवीजन के लिए काम आएंगे, यह मैंने बताया है। इस तरीके से आप यदि करते हैं और पेपर 1 के पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करें कि पिछले 4-5 शिफ्ट के पेपर निकाल करके पेपर 1, 10 शिफ्ट का पेपर 1 आप ऐसे रूम में बैठ करके दे लीजिए अपना, उससे आपको अनुभव हो जाएगा पहले पेपर से। यदि 10 पेपर आप मात्र दे लेते हैं तो 10 पेपर आपके लिए काफी है। जैसे आप 2 बार के दे लीजिए, जैसे जून का पेपर हुआ, दिसंबर का पेपर हुआ, इन दोनों के सभी अलग अलग सब्जेक्ट का आप निकाल लीजिए और उसी को आप टेस्ट के रूम में दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा। पेपर 1 इतना यदि आप करते हैं जो मैंने बताया है, तो आप आराम से 35+ अंक लाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने कम यूनिट तैयार की, आपको सभी यूनिट तैयार करनी है, क्योंकि स्कोर हाई जा रहा है और मेरा लक्ष्य केवल यूजी जेआरएफ निकालना था और फिर यूपीएससी करना है, तो इसलिए मैंने ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो आपको हालांकि नंबर हमेशा बेहतर आया, उसका एक कारण यूपीएससी भी है। मैंने एनवायरमेंट यूपीएससी में पढ़ा, मैथ यूपीएससी में पढ़ा, साथ में ही मैंने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ा, मैंने दर्शन के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ा, रीजनिंग यूपीएससी में पढ़ा, तो कुछ कुछ चीजें पहले से बैकग्राउंड तैयार था, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, इसलिए मैंने थोड़ी सी सफलता जल्दी हासिल की। मेरा मात्र 5-6 महीने की सीरियस पढ़ाई में ही जेआरएफ हो गया है, और बार बार देने का एक ही मेरा उद्देश्य रहता था कि भाई कम से कम मालूम तो चले कैसा पेपर आता है, इसलिए दिया, अनुभव भी होता है। चलिए अब हम लोग सेकंड पेपर की यहां पर बात करेंगे, संस्कृत वाले पेपर। संस्कृत वाला जो पेपर है, इसके लिए मैंने क्या किया, उससे पहले संस्कृत से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसको भी पेपर 1 का कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करेंगे डीकेटी पर, मैं यहाँ आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, या जैसे भी करूंगा, या डीकेटी टीम ही देगी। तो जिसमें आपकी कोई भी पेपर 1 के लिए शंका होगी तो मैं यहाँ आपकी कमेंट में समाधान भी कर दूंगा, ठीक है। तो पेपर वालों के लिए इतना हो गया, जो कुछ भी आप कहेंगे उसके समाधान कर दूंगा मैं। अब पेपर सेकंड संस्कृत की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। संस्कृत के लिए मैंने वही 10 यूनिट का सिलेबस यहाँ पर भी है, ये आपका मेन पेपर है, इसमें बहुत अच्छे अंक लाएंगे तभी आपका होगा, यानी कि पेपर 1 में तो लाना ही लाना है, सेकंड में भी बहुत अच्छी लाना है, तभी आप जेआरएफ की कैटेगरी में पहुंचेंगे। अब इसके लिए आपको सिलेबस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 1 मिनट में आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूं कि सिलेबस पर ऐसी पकड़ करनी है कि सिलेबस बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाए, यानी कि इस सिलेबस पर मैंने इतना कंटेंट लिख रखा है कि इस कंटेंट मात्र से प्रत्येक बार 30 से 35 क्वेश्चंस होते हैं, इस बार तो 40 क्वेश्चंस थे, इतना मैंने लिख रखा है इस सिलेबस पर। और ऐसे मैंने 2-3 सिलेबस बना रखे हैं, तो मूल तथ्य जो होते थे संस्कृत की सब कुछ इस पर है। जैसे इस बार तुष्टि आदि का क्वेश्चन आया, कई सारे क्वेश्चंस आए, तो उन सबको मैंने सिलेबस, यानी कि सिलेबस का एक एक बिंदु रटा होना चाहिए पेपर वाला आपका, और प्रत्येक टॉपिक्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा सत्कार्यवाद क्या है, तो आप बता पाए वहां पर कि सत्कार्यवाद क्या है, प्रकृति क्या है, असत्करणात् उपादान ग्रहणा सर्वसंभावात् सक्तस्य सक्करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। आपसे पूछ ले कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो अधिकरण है उनका नाम क्या है, तो बुनियाध्यक्ष धर्मकंटक योग मंडल 60 गुण निवेशन। यानी कि आपको चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। जैसे इस बार आया था कि शकुंतला उपाख्यान क्या है, कहां पर है, किस पर्व में है महाभारत के, तो आदि शकुंतला यातस्य कद्रु कचक जन्मेजयः। इस तरीके से आपको एक चीज याद होना चाहिए संस्कृत के लिए। इसी तरीके से आपको 10 यूनिट करनी है। इसके लिए अब गाइड बुक की बात कर लेते हैं, सिलेबस कवर कैसे करेंगे। सिलेबस कवर करने के लिए आप किसी कोचिंग की भी सहायता ले सकते हैं, और कोचिंग के साथ ही आप गाइड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, मूल बुक्स भी पढ़ेंगे। आपको तीनों करना पड़ेगा इसमें बेहतर अंक लाने के लिए। कोचिंग की भी सहायता लेनी पड़ेगी, गाइड बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको मूल बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तीनों करना पड़ेगा मेरे भाई, और शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखा दूंगा अभी यहाँ पर कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये करना है कि यूनिट वाइज सिलेबस को लेकर के चलना है।
एक तो सामान्य यूनिट लगी रहती है, एक विशिष्ट अध्ययन लगा रहता है आपका। जैसे वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन, फिर आपका सेकंड यूनिट में लगा है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तीसरी यूनिट में आप जाएंगे दर्शन का सामान्य अध्ययन, फिर चौथी यूनिट में जाएंगे दर्शन का विशेष अध्ययन। पांचवी यूनिट में जाएंगे भाषा विज्ञान और व्याकरण का सामान्य अध्ययन। छठवीं यूनिट में जाएंगे व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। सातवीं यूनिट में जाएंगे साहित्य का सामान्य अध्ययन। आठवीं यूनिट में जाएंगे साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। इस तरीके से नौवीं यूनिट में भी जाएंगे या तो आप पुराण इतिहास आदि का सामान्य अध्ययन, फिर अभिलेख लिपि आदि का विशिष्ट अध्ययन। इस तरीके से 10 यूनिट का आपका सिलेबस लगा है। आपको जो सामान्य अध्ययन लगा है वहां पर आप सामान्य चीजों से भी टॉपिक्स कवर करेंगे तो हो जाएगा। जैसे रामायण के लिए रामायण आपका लगा हुआ है, रामायण के लिए आप रामायण नहीं पढ़ेंगे वाल्मीकि की, उसके लिए आप किसी बेहतर गाइड बुक से, जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास कपिल देव द्विवेदी जी का हुआ, या फिर संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास कपिल देव द्विवेदी जी का हुआ। पहली वाली बुक जो मैंने बताया संस्कृत साहित्य का इतिहास महाशंकर ऋषि की है, और संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास है कपिल देव द्विवेदी जी की बुक है। इस तरीके से जो बुक्स होती हैं इनसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अब वो इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, तो इस तरीके से आप रामायण का उस बुक से पढ़ करके उस तरह शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो इस बार कवर हो जाएगा। जैसे इस बार एक सात्विक पुराणों का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उमाशंकर ऋषि की बुक में उसको बताया गया था, जो कि एक कठिन क्वेश्चन माना जा रहा था कि पुराणों का विभाजन सत्व रज तम इनमें किया गया है, तो सात्विक पुराण क्या है, तो वो उस उमाशंकर ऋषि की बुक में पाया गया। ऐसी तरीके से विद्वानों की बुक में पाई जाती है। अब आपको मूल बुक्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा। कहां पर, जहां मनुस्मृति लगी हुई है वहां पर आपको करना पड़ेगा, याज्ञवल्क्य स्मृति लगी हुई है वहां पर करना पड़ेगा, या कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो प्रथम बुनियाधिकारक लगा है उसका करना पड़ेगा। आपको याज्ञवल्क्य स्मृति का मूल अध्ययन करना पड़ेगा, अभिलेखों का मूल अध्ययन करना पड़ेगा। चूंकि पिछले बार एक लाइन दे करके पूछ लिया, यही पूछ लिया गया था जो समुद्रगुप्त का स्तंभ, समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है उसमें कितनी लाइन्स हैं। एक बार पूछा या कुल्ली सही तमा, ये किस अभिलेख में लिखा है, नमो अरिहंताराम हंतारम नमो संविधानम, ये कहां पर लिखा है। तो इस तरीके से जब बातें पूछा जाएगा तो थोड़ा सा मूल बुक्स पढ़ करके पूछना पड़ेंगे। इस बार भी जो जैसे पिछले बार पूछा गया था कि प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही राजवित्ती, ये किसका कथन है, तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशालाक्ष का कथन है। तो इसके लिए तो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र का मूल पकड़ना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजों के लिए मूल बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, और मूल बुक्स आप जानते हैं खरीदना पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगी। कोचिंग की सहायता से भी मूल बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। मैंने भी यही किया है, ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखो मैंने कोचिंग्स की सहायता नहीं ली यहाँ पर, क्योंकि इसलिए कारण ये है कि मैं संस्कृत का पहले से काफी अच्छे से अध्ययन करता था। मैं यूपीएससी के लिए भी संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरा काफी चीजों पर पहले से पकड़ थी, मेरा बैकग्राउंड भी संस्कृत से रहा, तो मैंने मूल बुक्स लेके स्वयं ही पढ़ लिया। यदि आप इस प्रकार की क्षमता रखते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी बैच लेना, मैंने भी बैच लिया हुआ था, लेकिन बैच का मेरा अनुभव सही नहीं है, तो मैं आपको उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बैच में चीजें कवर नहीं रही। संस्कृत गंगा से लिया था सर्वज्ञ भूषण जी के यहाँ से, लेकिन वो मुझे अनुभव बहुत बेकार ही रहा मेरा। कुछ कुछ चीजों को ठीक पढ़ाया, बाकी चीजें ठीक नहीं पढ़ाई, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब देखिए, और कहीं आपको जहां उचित लगे फिर आप अपनी इच्छा से देख सकते हैं। तो इस तरीके से है। गाइड बुक में आप संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश में कई सारी गलतियां भी हैं, लेकिन उपलब्ध गाइड बुकों में मुझे बेहतर गाइड बुक लगी है, और मैंने भी उसी से अध्ययन किया है। उसको भी मैंने अपने साथ रखा। तो मैंने क्या कहा, मैंने मूल बुक्स भी पढ़ी हैं, मैंने गाइड बुक्स भी पढ़ी हैं, और इसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स भी हैंड रिटन बनाए हैं, और डिटेल्स नोट्स भी बनाए हैं संस्कृत के लिए। क्योंकि संस्कृत में आपको 80, 82, 85 नंबर लाने हैं, तभी आपका जीआरएफ होना है, और ये लाना बहुत मुश्किल है। चीजों को, सभी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे, यानी कि मूल बुक्स सब आप कवर करेंगे। मूल बुक्स भी करना है, गाइड बुक मैंने संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश बता दिया, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना है, और आधे से अधिक चीजें आपको याद करने के लिए इस तरीके से भी आप लिख करके प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको करना है, ऐसा आप करेंगे तो सभी यूनिट का सिलेबस कवर करना है संस्कृत में। मूल बुक्स भी पढ़नी है, जहां पर आपको उल्लेखित करके लगा है, जैसे 10 रूपक का पढ़ना पड़ेगा आपको, भरतनाट्य शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको। इस तरीके से मूल बुक्स भी पढ़नी है आपको। कहीं कहीं पर गाइड बुक का प्रयोग करेंगे, जैसे कि पाणिनि का परिचय है, पाणिनि की कौन सी गाइड बुक मूल पढ़ लेंगे आप, तो पाणिनि का सामान्य परिचय बुकों से पढ़ लेना है। इस तरीके से कवियों का सामान्य परिचय पढ़ लेना है, पाश्चात्य विद्वानों के बारे में सर्च करके पढ़ लेना है। तो कुछ कुछ चीजें आप सर्च करके डायरेक्ट पढ़ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। कुछ चीजों को मूल बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को, जो मैंने किया, कुछ चीजों को गाइड बुक से भी कवर कर सकते हैं। रिवीजन के लिए गाइड बुक एक बेहतर विकल्प होता है, लेकिन आप सोचो कि उसको पढ़ करके जेआरएफ या नेट हो जाए तो अब बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब रैंक काफी जा रही है। आप देख रहे हैं और
इस बार 224 पर JRF गया है और 218 पर EWS से भी नेट गया है। इसी तरीके से सभी का आपने देखा होगा। ये हो गया। अब मैं यही कहूंगा कि ये सफलता बहुत कठिन हो गया है, तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 हो गया। लास्ट में कुछ मेरे आपको संदेश है कि स्मार्ट वर्क करिएगा, निरंतरता रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। साथ में ही मैं कुछ बात कहूंगा, अगर मिल जाए सफलता तो सब देखते हैं, अगर मिल जाए सफलता तो सब देखते हैं, लेकिन उस पथ के संघर्षों को किसने देखा है? खिलखिलाती फसल को, पकी हुई फसल को सब देखते हैं, लेकिन किसानों के कांटों को किसने देखा है? देखे होंगे मेरे पैरों के छाले, लेकिन मेरे दिल के छालों को किसने देखा है? इसलिए आप लगे रहिए निरंतरता पूर्वक, और मैं यही कहूंगा कि एक ही तू लक्ष्य रख, दृढ़ संकल्प मजबूत रख, लक्ष्य कारण सहित रख, कोई ना कोई कारण रखिएगा और लक्ष्य पर ही अडिग रह। मन भटकता लक्ष्य से तो लक्ष्य कारण याद रख, लक्ष्य कारण बढ़ा रहे तो मन तुम्हारा डरा रहे, डरा रहेगा मन तो पढ़ने में लगेगा। पैसा, प्यार, दुख आदि कितना भी अपराधित करे, क्योंकि यही समस्या आएंगी, पैसे की, प्रेम की, गर्लफ्रेंड कर रही कुछ ना कुछ, तो पैसा, प्यार, दुख आदि कितना भी अपराधित करे, लक्ष्य अपना देखकर आप उन्हें निक्षेपित करें, दूर करें। सुबह शाम संध्या रात्रि लक्ष्य पर ही कर्म कर, सर्दी गर्मी दुख सुख सबको ही सहन कर। कहते हो कुछ देश को करना, ऐसे क्या कर पाओगे मेरे भाई? कहते हो कुछ घर वालों को करना, ऐसे क्या कर पाओगे? कहते हो कुछ खुद को करना, ऐसे क्या कर पाओगे? करना है तो कर्म को पकड़ो, विश्व गुरु बन जाओगे, क्योंकि कहा गया है गुरु कर्मैव। ओके मित्रों, तो इतना ही आप सभी अपना बताइएगा कैसा आपको लगा, और पेपर 1 या पेपर 2 के बारे में आपके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को आप कमेंट में पूछेंगे। वीडियो को शेयर भी करेंगे, सभी लोग इसको देखेंगे, और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप GN शास्त्री यूट्यूब पर सर्च करके मुझसे भी जुड़ सकते हैं, और वहां पर पेपर 1 एकदम निःशुल्क भी पढ़ सकते हैं, और संस्कृत के लिए भी काफी चीजें निःशुल्क हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। तो ओके मित्रों, धन्यवाद। DKT की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।